हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपके हम 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिस पे लेक्चर 4 है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको समझा चुका था कि फ्रांस रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, फ्रांस की कंडीशन क्या थी, ठीक है। लुई 16 टैक्स इम्पोज करने वाला था, नया टैक्स इम्पोज करने वाला था जनता के ऊपर, ठीक है। और आप पिछली वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है, ठीक है। तो वही ये पॉइंट है कि फ्रांस की जनता अब इस पॉइंट पर अपना सारा आक्रोश निकालने वाली थी, ठीक है। और वो किस तरीके से निकालने वाली थी वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि फ्रांस रेवोल्यूशन के देखो फ्रांस रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, कि क्या कारण क्रिएट हो चुके थे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब हम उसी को लीड करेंगे। तो देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी कि फ्रांस में जो लुई 16 था, लुई 16 के पास भाई एब्सोल्यूट पावर तो थी मोनार्क की, लेकिन एक नया रूल इंप्लीमेंट करना या एक नया टैक्स इंप्लीमेंट करना वो उसके हाथ में पूरी तरह नहीं था। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैं किसी जगह का किंग हूँ, ठीक है, और मुझे उस एरिया में अपना मतलब नया टैक्स इम्पोज करना है, तो टैक्स इम्पोज करने से पहले मुझे परमिशन लेनी होगी और मुझे डिस्कस करना होगा किसी से। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर थी कि फ्रांस में एक स्टेट जनरल्स होते थे। स्टेट जनरल्स क्या कहते हैं, देखो क्या था कि हम जानते हैं स्टेट थे, 3 स्टेट थे, पूरा फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना। फ्रांस सोसाइटी कितने 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, और उन्हीं 3 स्टेट्स का क्या था, एक स्टेट जनरल होता था। स्टेट जनरल होता था, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू किंग, ठीक है। किंग के वो नेक्स्ट होते थे, एक पॉलिटिकल बॉडी कह दो इसको, स्टेट जनरल को क्या कह सकते हो आप, पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। स्टेट जनरल कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है बेटा, ये बात याद रखना, ठीक है। सिंगल पर्सन नहीं है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। स्टेट जनरल को आप एक बड़ी सी असेंबली भी मान सकते हो, जिसमें मतलब मान लो 1000-2000 लोग हों, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर है कि स्टेट जनरल एक असेंबली है, एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है। तो उसमें मतलब हर स्टेट के कितने लोग थे ये हम देखेंगे। देखो क्लर्की के 300 पीपल थे, ठीक है, क्लर्की से, और मतलब कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 लोग इस स्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी में थे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये पॉलिटिकल बॉडी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई जैसे कि आप सिंपल सा तरीका देखो, आपकी क्लास है, ठीक है। आपकी क्लास में मान लो कुछ बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास का मॉनिटर होगा, है ना। क्लास का मॉनिटर एक तो होता नहीं है, गर्ल्स और बॉयज के तो एक सेपरेट होंगे, है ना। तो वैसा ही कुछ है कि फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट स्टेट है, इस स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव थे बेटा, 300 थे। सेकंड स्टेट के 300, और थर्ड स्टेट अलोन के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये पॉलिटिकल बॉडी समझ में आई होगी आपको। इस पॉलिटिकल बॉडी को बेटा स्टेट जनरल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्टेट जनरल। तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है। हालांकि ये जो मीटिंग थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, ये डिपेंड करती थी मोनार्क पर, मतलब कि किंग पर डिपेंड करती थी कि वो कब इस मीटिंग को बुलाए, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंडेबल ऑन मोनार्क, ठीक है। मतलब किंग के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कब इस मीटिंग को बुलाए। तो लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी, 1614 में लास्ट मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग लुई 16 बुलाने वाला था, और ये कब बुलाई थी उसने, 5 मई 1789 को, 1789, 5 मई 1789 को लुई 16 ने इस मीटिंग को बुलाया। और किसने बुलाया था, हम जानते हैं टैक्स इंपोज करने वाला था, क्योंकि पूरा सिस्टम चरमरा चुका था, उसकी बेसिक मशीनरी तक रन नहीं कर पा रही थी, पैसा था ही नहीं, ट्रेजरी में पैसा था ही नहीं। तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, उस मशीनरी को चलाने के लिए एक नया टैक्स इंपोज करने वाला था, ठीक है। तो ये लुई 16 ने मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में क्या होगा, ये जो नया टैक्स इंपोज करने वाला है, इसको इससे परमिशन लेनी होगी, ठीक है, वोटिंग करानी होगी। अब वोटिंग का भी सिस्टम बड़ा ही अजीब था यहाँ पर। यही देखो, लोग तो 300 है,
फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव। बट वोट क्या था? वोट बेटा सिंगल था, सिंगल वोट, एक एक वोट। मतलब कोई आपको ये कह दे, आप 300 लोग हो और आपको ये कह दे बेटा आप 300 लोगों के पास सिर्फ एक वोट है, मतलब आप 300 लोगों के पास 300 वोट नहीं है, सिर्फ एक वोट है इस मुद्दे पर हाँ या ना करने का। मतलब आप 300 मिलके हाँ करो या ना करो, यही कह सकते हो आप। वोटिंग कर सकते हो फेवर में भी या अनफेवर में, सिर्फ एक वोट करके। मतलब ये बड़ा ही अजीब था, ठीक है, कि सिंगल वोट थे। 300 पीपल का एक वोट, 300 पीपल का एक वोट, 600 पीपल का 1 वोट, ठीक है। तो ये लोग देखो अब इकट्ठा हुए, कहाँ इकट्ठा हुए? ये रिप्रेजेंट हॉल इन वर्साइल, वर्साइल वहां की जगह है, ठीक है, फ्रांस में एक फेमस प्लेस है, वर्साइल में इकट्ठा हुए, ठीक है। इस मीटिंग में बेटा कुछ पाबंदियां थी, मतलब जो 300 लोग हैं, 300 लोग यहाँ के हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, फिर थर्ड के 600 हैं। तो इनमें कौन थे कौन भाई? ऑफ कोर्स फर्स्ट है तो क्लर्की है। क्लर्की में आपको बता चुका था, प्रीस्ट, चर्च से रिलेटेड पीपल थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, हाई क्लास सोसाइटी थी, ये आ गए। थर्ड सेकंड थे नोबल्स, ठीक है, किंग नोबल, ठीक है, इनके पास तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अच्छे खासे एजुकेटेड थे, वेल सोसाइटी में बिलोंग करते थे, तो ये आ गए। थर्ड स्टेट कौन थे बेटा? थर्ड स्टेट वो थे जो इसमें जो 600 बैठे हैं ना, थर्ड स्टेट में मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे, लॉयर्स भी थे, ये सारा एक मिला के थर्ड स्टेट बनता है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था, एक मिडिल क्लास उभर के निकलती है। वो मिडिल क्लास जो एजुकेटेड है, जिसके पास थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, जिससे उसने एजुकेशन अटेन करी है और जिससे उसका सोसाइटी लेवल या जिससे उसका क्या बोलते हैं एक इकोनॉमिक लेवल ठीक है, ठीक है। तो मतलब फिलोसोफर्स हो गए, एजुकेशनलिस्ट हो गए, ठीक है, प्रोफेसर्स हो गए, तो ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें? 600 पीपल्स। ये जो 600 लोग थे ये वही थे, ये 600 रिप्रेजेंटेटिव वेल एजुकेटेड थे, वेल प्रोफेशनल्स थे, ठीक है। तो ये हो गए 600 लोग। अब इन 600 ये आप टोटल अमाउंट कितना हो गया? 600 1200, टोटल 1200 लोग हो गए। इन 1200 लोगों में से कोई भी ना ही पीजेंट था, ना ही आर्टिशियन था, ना ही वुमेन्स थी। मतलब कि ये जो 600 लोग थे, खासकर थर्ड स्टेट के अगर ये 600 लोग माने जाए, इन 600 लोगों में से ना पीजेंट था, फार्मर, आर्टिशियन, क्राफ्टमैन, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस 600 पीपल, ठीक है। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता था, कौन नहीं कर सकता था। चलो अब यहां था, लेकिन देखो अब दिक्कत क्या आती है, देखो लोग तो 600, ठीक है, पार्टिसिपेट भी कौन? वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल, ये सब। लेकिन इशू तो देखो जरा बेटा, 40,000 डिमांड्स थी उनकी थर्ड स्टेट से, खाली थर्ड स्टेट से ही 40,000 इश्यूज एंड डिमांड्स थी, ठीक है। 40,000 सोचने की बात है, 40,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और रिप्रेजेंटेटिव कितने? 600, एंड दोज एंड दैट आल्सो ओनली वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड एजुकेशनलिस्ट और यू कैन से फिलोसोफर्स, है ना। अब आती है मीटिंग होती है। मीटिंग में आपको बता चुका हूं, मीटिंग वो बुलाता है, वोटिंग करवाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल था वही, मैं आपको बता चुका था कि ईच स्टेट हैव 1 वोट। मैंने आपको बताया अभी एक स्टेट का सिर्फ एक वोट, डजंट मैटर उसमें 100 है, 200 है, 300 है, 600 है, लेकिन यहाँ पर नंबर फिक्स है, जैसे कि 300 इसके, 300 इसके, 600 इसके, लेकिन डजंट मैटर व्हाट वाज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ओनली 1 वोट, ठीक है। बात आती है थर्ड स्टेट की डिमांड की, ठीक है। अब थर्ड स्टेट वाले बोलते हैं कि बेटा हम इस तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे, हम नीचे क्या नहीं करेंगे, हम सिंगल वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं, दे डोंट वांट सिंगल वोटिंग, दे वांट व्हाट दे वांट, दे डिमांडेड वोटिंग टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी 1200 लोग पूरे असेंबली बनाते हैं ना, हर एक का एक वोट होना चाहिए, मतलब कि 1200 वोट होने चाहिए, टोटल 1200 वोट होने चाहिए। लेकिन किंग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है,
किंग इस चीज को क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन यहां से एक आइडिया निकल के आता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वन वोट वन पर्सन। ये आइडिया किसने दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये एक बड़े फेमस फिलोसोफर है रोसियू, ठीक है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी से ये आइडिया निकला, वन पर्सन वन वोट, ठीक है। किंग क्या करता है, किंग अपनी धुन में होता है। किंग को क्या चाहिए था, किंग चाहता है कि वो टैक्स इंपोज करे, डजंट मैटर कौन कितना सफर कर रहा है ना। तो किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, क्योंकि उसे पता है अगर उसने इस चीज को अलाउ किया तो उसकी पावर्स कम हो जाएंगी, और ये जो लॉ वो पास करना चाहता है टैक्स इंप्लीमेंटेशन का, वो कभी पास नहीं हो पाएगा। ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। थर्ड स्टेट क्या करता है, असेंबली छोड़ के बाहर आ जाता है, उस मीटिंग को छोड़ के क्या करता है, बाहर आ जाता है। मतलब ये 600 पीपल केम आउट फ्रॉम द मीटिंग एंड दे रिजेक्टेड टू अटेंड इट, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, 20 जून को वो अगेन गैदरिंग करते हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं, वही वर्साइल में एक टेनिस कोर्ट होता है, उसमें ये लोग इकट्ठा होते हैं, टेनिस कोर्ट ग्राउंड में, ठीक है। 20 जून को ये इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। वो अपने आप को लीडर घोषित कर देते हैं, या फिर ये कहूं कि वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ये 600 पीपल इकट्ठा होते हैं 20 जून को, ठीक है, वर्साइल में टेनिस कोर्ट में, और वहां पर जाके अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। होता क्या है इससे, देखो, एक तो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, एंड दे टोल्ड देमसेल्फ कि हम पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे के पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस मीटिंग को, ये जो लीड है, देखो भाई, अब किसी भी भीड़ को, वही 600 लोग हो, इन 600 लोगों में भी कोई ना कोई लीडर होगा। ऐसे तो है नहीं कि सब अपने आप में लीडर होंगे, नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ सब एजुकेशनलिस्ट है, सब वेल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन लीडर तो एक या दो ही हो सकते हैं, या मान लो 10 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लीडर थे, लेड बाय मार्बियो एंड एबेसियस। ये 2 बंदे थे जिन्होंने इस मीटिंग को लीड किया बेटा, ठीक है, इस मीटिंग को लीड किया। अब इस मीटिंग के बाद होता क्या है, ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि 20 जून को इकट्ठा हुए ना, जहां पर भाई जिस टेनिस कोर्ट में ग्राउंड में इकट्ठा हुए, दे डिसाइडेड दैट, अब उन्होंने कसम खा ली कि ये लोग यहां से जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन नहीं कर लेते। तो पूरे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करके ही ये लोग वहां से डिस्पर्स करेंगे, ठीक है, इन्होंने ये कसम खाई थी। चलिए इसके आगे भी देखते हैं, आगे बहुत कुछ देखना है हमें, ठीक है। ये लोग आप इन सब चीजों को एक बार नोट डाउन कर लोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। और भी मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा कैसे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अभी तो खाली बायकॉट हुआ है मीटिंग का, जनरल स्टेट मीटिंग का बायकॉट हुआ है, अभी रेवोल्यूशन होना बाकी है बेटा। कहते हैं ना, ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए तो देखो होता क्या है, ये 2 बंदे हैं, मार्बियो एंड एबेसियस, ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये लीड करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक पॉइंट आता है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेटा। 1 मार्क क्वेश्चन अराइज हो जाता है कई बार आपका कि ये थे कौन, किस क्लास से बिलोंग करते थे। बड़ा ही डीप क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, सीबीएसई में बड़ा ही डीप क्वेश्चन होता है। ये मार्बियो कौन थे, एबेसियस कौन थे बेटा। ये जो मार्बियो है, ठीक है, मेरा व्यू, ये एक नोबल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल थे, नोबल मतलब एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। और मैंने आपको बताया कि जो सेकंड स्टेट था वो नोबल्स थे। कौन थे, नोबल्स ही थे। सो ही काइंड ऑफ पर्सन बिलोंग फ्रॉम नोबल, ठीक है। नोबल तो यहाँ पर भी थे कुछ, लेकिन कह सकते हैं ना कि ये हायर रिचर थे, ये सुपर रिचर थे, और ये कम रिच थे, मिडिल क्लास जो बनती है यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा एबेसियस। बेटा ये एक प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पंडित, और हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट क्या होता है, पादरी, है ना।
फादर जिसे बोला जाता है, ठीक है। सो ही वाज वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स। तो ये कहां से बिलोंग करेगा बेटा, ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था कहीं ना कहीं, है ना। तो देखो ऐसा तो होता नहीं है कि हर जगह बुरे ही इंसान होते हैं, ठीक है, बुरों में भी कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने ये सोच लिया होगा अपने माइंड में सेटअप कर लिया होगा कि फर्स्ट अगर क्लर्की है सो दे ऑल आर बैड, मतलब सब बुरे हैं, ऐसा नहीं है, सोचने की बात है। एफिसियंस खुद एक प्रीस्ट है, प्रीस्ट होने के कारण देखो ही मतलब सोचा जाए तो ये एक क्लर्की क्लास से बिलोंग करता है बंदा, ठीक है। क्लर्की मतलब जो चर्च का काम करे, चर्च से बिलोंग करे, है ना, चर्च में फादर हो, बिशप हो, इन सब में बिलोंग करे। तो ही इज वन ऑफ देम, बट ही वाज इन फेवर ऑफ थर्ड स्टेट आइडियाज, थर्ड स्टेट्स आइडियाज, है ना। इसकी एक बड़ी फेमस बुक लिखी है बेटा, इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी है, ठीक है, बुक नहीं लिखी है, एक पैम्पलेट लिखा था, बड़ा ही फेमस हुआ था वो, व्हाट इज थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट और थर्ड क्लास कह सकते हो, थर्ड स्टेट इन्होंने लिखी थी, अभी सीएस ने ये पैम्पलेट लिखा था, बड़ा ही फेमस हुआ था ये, ठीक है। ये एक्सप्लेन थरोली व्हाट इज इनसाइड ऑफ दैट, ठीक है। चलिए इनके बारे में जान लिया, ये प्रीस्ट थे, ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो मार्बियो क्या करते हैं, असेंबली जो होती है, जो असेंबली अपने आप को असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं ना, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो लोग डिक्लेयर कर देते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। वो स्पीच बहुत ही फेमस होती है, कौन देता है, मार्क मेरा व्यू, ये फ्रेंच नेम है थोड़े से, ठीक है, सुनने में अटपटे लगते हैं, थोड़े बोलने में भी थोड़े से अजीब होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ ये लोग जितना भी है अभी तक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये लोग इकट्ठा हुए हैं क्या बनाने के लिए, फ्रांस का संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यहाँ पर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल, ठीक है। कब इकट्ठा हुए, 20 जून को बेटा। ये लोग वहां से तब तक मूव नहीं करने वाले जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार हो जाता। अब देखो एक जगह ये लोग अपना नेशनल असेंबली वाले लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन जो पूरा फ्रांस था उसमें क्या हो रहा है बेटा, उसमें कंडीशंस और खराब हो जाती हैं। एक तो बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर के कारण, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा विंटर होती है वहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा विंटर होती है। दूसरा हार्वेस्ट, फसल खराब हो जाती है बेटा उनकी, बैड वेदर के कारण क्या हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज घटना घटती है उस वक्त, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मतलब क्या, पहला पॉइंट क्या है, क्राउड वाज अनकंट्रोलेबल, ठीक है, क्राउड वाज अनकंट्रोलेबल, मतलब कि बेकरी शॉप पर 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइनें लगी पड़ी थी, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू इवन गेट अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इनकी कंडीशन ये हो जाती है। अब इस कंडीशन से होता क्या है, लुईस 16 देखता है कि, लुईस 16 क्या देखता है भाई, यहाँ पर देखो ये तो लोग तो अपने नेशनल असेंबली वाले लगे पड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। उसी दौरान क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा विंटर पड़ती है, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक दिन में नहीं बनने वाला, ठीक है, 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम लग रहा है उतने दिन तक वो लगते हैं, ठीक है। तो क्राउड वाज अनकंट्रोलेबल, क्यों, एक तो बैड हार्वेस्ट, दूसरा बैड वेदर के कारण क्या होता है, वहां भूखमरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, भूखमरी बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, क्राउड क्या करने लगता है, दुकानों पर अटैक करने लगता है, दुकानों पर अटैक करने लगता है, ठीक है। ये देखकर लुईस 16 अपनी फोर्स को भेज देते हैं, उनको लगा कि भाई अब सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ही सेंडेड हिज फोर्स, ठीक है, पेरिस में वो अपनी क्या कर देते हैं, फोर्स को सेंड कर देते हैं, फोर्स को कंट्रोल, मतलब फोर्स किस लिए सेंड करी थी, ताकि क्राउड को कंट्रोल कर सके। अब क्राउड तो कंट्रोल होता नहीं है,
उल्टा हो क्या जाता है, एक अफवाह फैलती है, एक अफवाह बड़ी बहुत ही मतलब अजीब सी अफवाह फैलती है, ठीक है। अफवाह ये फैली, लोगों ने क्या सोचा, लुईस 16 किंग क्या करने वाला है, किंग अब जबरदस्ती इनसे पैसा वसूल करेगा, ठीक है, और किंग इनकी फसलों को मतलब कि लेने वाला है, जबरदस्ती इनकी पकी पकाई जितनी बच, भाई देखो बैड हार्वेस्ट के कारण क्या होता है कि फसल ज्यादातर खराब हो जाती है, लेकिन जो बची कुची फसल है उसको अब लुईस 16 क्या करने वाला है। ये लोग क्या कौन सोच रहे हैं, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पुअर पीपल है, जो पीजेंट्स है, आर्टिशियन है, वो ये लोग सोच रहे हैं कि लुईस 16 ने अटैक इसलिए करवाया ताकि उनकी बची कुची फसल को भी हथिया सके और टैक्स को इंक्रीज कर सके। इससे क्या होता है, गांव से गांव में ये अफवाह फैलती है, अफवाह फैलने के कारण वहां गांव के लोग क्या करने लगते हैं, दो वर्ड आपके आए होंगे बेटा, वो वर्ड मैं आपको लिख देता हूं, बड़े फेमस वर्ड है वो, ठीक है। एक वर्ड है चेटेयू और एक वर्ड है मैनोर। देखो बेटा, इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो एक बार। देखो मैनोर होता क्या है, इट इज अ मेंशन। मेंशन एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा टाइप, ठीक है, मेंशन मतलब एक बहुत बड़ा घर टाइप, ठीक है। और मैं आपको समझाया भी था कुछ स्टार्टिंग वाले वीडियो में, फ्रांस में एक प्रथा थी जिसे बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम था, जिसके कारण फ्यूडल सिस्टम भी मैंने आपको बताया, पिछले वाली वीडियो देखोगे आप तो फ्यूडल सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा क्या था। जैसे कि भारत में जमींदारी सिस्टम था ना, सेम फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर भी था फ्रांस में, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग क्या था कि जो पर्सन ओनर होता था ना इस मेंशन का, उसके पास बेटा खुद की फोर्स भी होती थी, ठीक है, वो भी टैक्स कलेक्ट करता था, स्लेव रखता था, ठीक है, और काफी कुछ डेटा रखता था, कर्ज का, लेन देन का, ठीक है। तो ही वाज अ काइंड ऑफ एरिया ऑफ, ही वाज अ काइंड ऑफ किंग ऑफ स्मॉल एरिया, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम में ही क्या होते थे, मेंशन होते थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था, मैनोर, 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 ठीक है। और एक होता है चेटेक्स, चेटेक्यू, ठीक है। ये कौन थे बेटा, ये होते हैं किंग कासल। कासल सुना होगा ना, सिंड्रेला की स्टोरी आपने कभी बचपन में देखी हो तो, ठीक है। कासल, नोबल पर्सन्स के कासल, ठीक है। कासल क्या होता है, कासल तो महल होता है एक किस्म का, ठीक है, राजा का महल, नोबल पीपल्स का महल, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पुअर पीपल है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग इन्हीं के अंडर काम कर रहे थे, ठीक है, मैनोर के अंडर, मैनोर के अंडर, सॉरी मैनोर के अंडर, ठीक है। तो ये लोग अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, किंग कासल्स एंड नोबल पीपल्स के कासल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये लोगों को जबरदस्ती माइग्रेट करना पड़ जाता है, ठीक है, अपने ही फ्रांस देश को छोड़ना पड़ जाता है। इस अफवाह के कारण काफी डिस्टर्बेंस रहा पूरे फ्रांस में। तो ये अफवाह के कारण अब लुईस 16 को क्या लगा कि अब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, मतलब उसके हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। उसने एक तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पेरिस में जो फोर्स भेजी थी, उसका तो कुछ उल्टा ही असर निकल के आ गया। उल्टा वहां के नोबल पीपल्स जो रिच क्लास से बिलोंग करते थे, जो कासल में रहते थे, उनको फ्लीट करना पड़ गया, मतलब माइग्रेट करना पड़ गया दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। तो यहां से अब अगला पॉइंट आता है बेटा आपका, लुईस 16 ये सब देख के क्या कर जाता है, घबरा जाता है, और फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है नेशनल असेंबली को। कब करता है बेटा ये, नेशनल असेंबली को ये एक्सेप्ट करता है 4 अगस्त 1789 को। डेट सही तो ठीक है, कोई नहीं। फाइनली एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली ऑन 4 अगस्त 1789 को, और वो एक्सेप्ट ये भी करता है कि मोनार्क विल नो लॉन्गर बी एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब कि अब वो उसकी सारी की सारी पावर्स उसके पास नहीं होगी। ही वॉज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किन्होंने डिजाइन किया था, थर्ड स्टेट ने, ठीक है।
थर्ड स्टेट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया था अब वो भी उसके अंडर आएगा और सारे के सारे काम उसी के अंडर करेगा। और क्या क्या किया गया देखो, क्लर्की के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, लैंड प्रॉपर्टी थी, वो वापस ले ली गई। फ्यूडल सिस्टम के प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, टैक्सेस खत्म कर दिए गए। एक होता है टेथिस, ठीक है, ये टैक्स होता था जो चर्च द्वारा लिया जाता था, ठीक है, क्लर्कीज द्वारा लिया जाता था, ये भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें जब खत्म हुई फाइनली बेटा दे ग्रोज अप टू, उनके पास पैसा पता कितना आया, उनके पास एसेट्स जो हुआ, एसेट्स मतलब जो जितना भी वैल्यूएबल कमोडिटी उनके पास जो इकट्ठा हुई उसकी वैल्यू थी बेटा 2 बिलियन लाइवर्स। देखो टैक्स खत्म किया, ठीक है, प्रॉपर्टी को वापस ले लिया गया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर रहा, ठीक है। इतना सब करने के बाद देखा गया कि 2 बिलियन लाइवर्स की प्रॉपर्टी उनके पास इकट्ठा हो जाती है। और दूसरा प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, वो भी खत्म किया बेटा, बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ ये भी खत्म कर दिया गया। अब हम अगले वीडियो में क्या समझेंगे, अगले वीडियो में जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया है थर्ड असेंबली ने, वो हम समझेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, किंग की क्या पोजीशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कौन लोग कितने किसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आउटब्रेक कैसे हुआ है रेवोल्यूशन का, है ना, रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ है, क्या पुराना सिस्टम था, स्टेट जनरल क्या थे, वोटिंग सिस्टम क्या था, ठीक है, और किस प्रकार थर्ड स्टेट अपना काम शुरू करता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर निकलता है और लुईस 16 को अब अपने अंडर ले लेता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देता है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज करें, आपकी बुक में सब कुछ है बेटा, सब कुछ है। एक बार आप इस वीडियो को अगर आप सुन लोगे और आप अपनी बुक की रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की, यू विल गेट अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खास बात थी फ्रांस के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।